बहुत पुरानी बात है। रमणीकपुर नाम के एक छोटे से गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान रहता था। हीरा के परिवार में उसकी पत्नी रमा और दो छोटे छोटे बच्चे नेहा और राजू थे। हीरा अपने परिवार का गुजारा करने के लिए दिन भर खेत में मजदूरी किया करता था, लेकिन फिर भी बहुत ही मुश्किल से ही वो अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर पाता था। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? रमा, परेशान होने वाली ही तो बात है। मैं पूरे दिन खेत में मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे और बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता हूँ। तो क्या हुआ जी, आप हमारा इतना अच्छे से ख्याल तो रख ही रहे हैं। मुझे आपसे कोई भी शिकवा और शिकायत नहीं है। लेकिन रमा, इसमें हमारे बच्चों का क्या कसूर है? भगवान को दया भी नहीं आ रही है हमारे बच्चों को ऐसी हालत में देखकर। सब किस्मत का खेल है जी। आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप आराम कर लीजिए, परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। रमा, खेत पर जा रहा हूँ, लौटने में देर हो जाएगी, तो मेरी चिंता मत करना। ठीक है जी, मैंने आपके लिए खाना बांध दिया है, उसे ले जाना मत भूलिएगा। और हाँ, समय से खाना खा लीजिएगा। इतना कहने के बाद फिर हीरा अपने घर से खेत की ओर निकल पड़ता है। रमा, लगता है कि मैं अब हार रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि मेरी मेहनत सफल ही नहीं होती है। तुम्हें पता है रमा, मैं हर समय यही सोचता रहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे खेतों में भी अच्छी फसल हो जाए। जी आप चिंता ना करिए और भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। रमा, चिंता करने से क्या होगा? और मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा भी नहीं रह सकता हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना अपने खेतों में बोने के लिए कोई ऐसी फसल के बारे में पता करना चाहिए जो गर्मी के भी मौसम में आसानी से हो जाए। जी आप बात तो एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप कल ही बाजार जाकर पता कर लीजिए कि ऐसी कौन सी फसल है जो गर्मी के भी मौसम में आसानी से हो जाए और जिसे बेचकर हम अपने जीवन का गुजारा कर सकें। ठीक है रमा, मैं कल सुबह जल्दी ही चला जाऊंगा और पता करके ही लौटूंगा कि कौन सी फसल कम पैसों में और ज्यादा अच्छी होगी। और फिर अगली सुबह हीरा जल्दी उठता है और बाजार के लिए निकल जाता है। दोपहर का समय था। हीरा बाजार से घर लौट आया था। रमा, जरा एक गिलास पानी लाना, मुझे बहुत ही तेज से प्यास लगी है। क्या हुआ जी, कुछ पता किया आपने कि इस गर्मी के मौसम में कौन सी फसल सबसे अच्छी हो सकती है? हाँ रमा, मैंने पता कर लिया है। हमें जो है ना, इस मौसम में मशरूम की खेती करनी चाहिए, क्योंकि मशरूम की खेती गर्मी के समय और लगभग 30 से 40 डिग्री तापमान पर आसानी से हो सकती है और इसमें पैसे भी कम लगते हैं। ठीक है जी, फिर कल से ही हम दोनों इस काम में लग जाएंगे। और फिर अगली सुबह रमा और हीरा दोनों ही खेत पर काम करने के लिए और निकल जाते हैं। वे दोनों ही जल्दी जल्दी दोपहर भर में काम निपटाकर जल्दी से घर आ जाते हैं। समय बीतता गया और धीरे धीरे कुछ महीनों में हीरा के खेत में अच्छी किस्म के ताजा मशरूम उगाए थे। हीरा भाई, मुझे ये बताओ, तुम्हारी जमीन तो उपजाऊ ही नहीं थी,
लेकिन आज तुम्हारे खेत में इतने मुलायम और ताजे ताजे मशरूम कैसे हो गए? ऐसा क्या किया तुमने कि कुछ ही महीनों में तुम्हें इतना कुछ मिल गया? भाई, ये सब मेरी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है, जो आज मेरे खेत में इतनी अच्छी और सुंदर फसल हो पाई है। हाँ, वैसे तुम सही कह रहे हो, क्योंकि बिना मेहनत के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है हीरा, मुझे अब चलना चाहिए। इतना बोलकर फिर सोहन वहां से चला जाता है। आ गए जी आप। आज तो बहुत ही देर कर दी आपने आने में। हाँ रमा, मैं आज खेत से सीधा बाजार चला गया था। अब तुम्हें पता ही है कि हमारी मशरूम की फसल अच्छी है, लेकिन अगर हम उसे तोड़ेंगे नहीं तो खराब हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि बाजार जाकर मशरूम का भाव ही पता कर लिया जाए। अच्छा जी, आपने पता किया कि क्या भाव है मशरूम का बाजार में? हाँ, मैंने पता कर लिया है, और अब कल से मैं रोज अपने खेत से मशरूम तोड़कर उन्हें बाजार में बेच दिया करूंगा। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन चलो पहले कुछ खा लो। देखो समय भी ज्यादा हो रहा है। और भाई हीरा, क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ चले जा रहे हो? अरे कुछ नहीं मोहन भाई, मैं अपने खेत पर जा रहा हूँ ताज़े ताज़े और मुलायम मशरूम तोड़ने के लिए, और फिर शाम को बाजार भी तो लेकर जाना है उन्हें बेचने के लिए। क्या, बेचने के लिए? और वो भी मशरूम? तुम्हें पता है ना कि जल्दी से कोई भी मशरूम नहीं खरीदता है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि बाजार में सभी लोग उसका दाम ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए बहुत कम ही लोग खरीद पाते हैं। लेकिन मैं लोगों को एकदम सही दाम में दूंगा। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। इतना कहने के बाद फिर हीरा अपने खेत की ओर निकल जाता है, और लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो अपने खेत से ढेर सारे मशरूम तोड़ लेता है, और फिर शाम को वो अपना ठेला लेकर बाजार चला जाता है। मशरूम ले लो, मुलायम और ताज़े ताज़े मशरूम। भैया, ये मशरूम कैसे दिए तुमने? बस ज़्यादा नहीं, 25 रुपए के 250 ग्राम और 100 रुपए का 1 किलो। क्या सच में 100 रुपए का 1 किलो? भैया आप एक काम करो, मुझे ना 3 किलो मशरूम कर दो। जी ठीक है, बस मैं अभी किए देता हूँ। फिर हीरा जल्दी से 3 किलो मशरूम तौलकर ग्राहक को दे देता है, और फिर थोड़ी ही देर में हीरा की दुकान पर मशरूम खरीदने वालों की भीड़ जमा हो जाती है, और जल्दी ही हीरा के सारे मशरूम बिक जाते हैं। रमा, आज तो सच में बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ और जोरों की भूख भी लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए ले आओ। जी बस अभी लाई। मशरूम ले लो, बढ़िया ताज़े और मुलायम मशरूम। देख रहे हो विनोद भाई, जब से इस हीरा ने बाजार में दुकान लगाना शुरू किया है, तब से हमारा तो धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। पता नहीं क्या बात कि अब जल्दी से कोई भी ग्राहक हमारी दुकान पे आता ही नहीं है। हाँ यार, जब से इस हीरा के बच्चे ने बाजार में अपनी दुकान जमाई है ना, तब से हमारी दुकान के सारे ग्राहक ही टूट गए हैं। जिसको देखो वही हीरा के मशरूम खरीदने के लिए चला जाता है। बिरजू भाई, अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस बाजार में केवल और केवल हीरा का ही बोलबाला होगा। लेकिन हम सामने से ऐसे ही इसे यहाँ से हटा भी तो नहीं सकते हैं। हमें कुछ और ही उपाय सोचना पड़ेगा, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर बिरजू और विनोद दोनों ही इस उपाय को खोजने में लग जाते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हीरा खुद ही अपनी दुकान यहाँ से हटा ले। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन हीरा की दुकान को हटाने का उपाय अब तक दोनों को नहीं मिला था। और फिर एक दिन अचानक बिरजू विनोद के पास आकर बोला, विनोद भाई, अब पानी सिर से ऊपर जाने लगा है। अब बहुत हुआ,
मुझे तो इसकी दुकान बंद करवाने का केवल एक ही उपाय सूझ रहा है। और वो उपाय क्या है भाई, जरा मुझे भी बताओ। भाई मैंने सोच लिया है, आज रात हम हीरा के खेत में आग लगा देंगे, जिससे उसकी सारी मशरूम की फसल जलकर राख हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है फिर, आज रात को जब गांव के सभी लोग सो रहे होंगे तब हम चुपके से चलकर हीरा के खेत को जला देंगे। फिर दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं और रात में जब गांव के सभी सो जाते हैं तो वे दोनों चुपके से हीरा के खेत की ओर चले जाते हैं और वहां पहुंचकर उसे जलाकर वहां से भाग जाते हैं। और जब अगली सुबह हीरा अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके खेत में जो फसल थी सब जलकर राख हो चुकी थी। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल कैसे जल गई? ये नहीं हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा? कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? क्या हुआ जी, आज आप खाली हाथ चले आ रहे हैं? आपको बाजार नहीं जाना है क्या? नहीं रमा, अब तुम्हें क्या बताऊं। पता नहीं कैसे, लेकिन रात में हमारी सारी मशरूम की फसल जल गई। अब खेत में कुछ बचा है तो फिर राख। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमारी फसल कैसे जल सकती है? रमा, अब यही सच्चाई है, इसे हमें मानना ही पड़ेगा। फसल पूरी तरह से बर्बाद होने की वजह से वे दोनों बहुत ही दुखी हो गए थे। धीरे धीरे इस बात को काफी समय गुजर जाता है। बेटा, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ हो तो खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु महाराज, मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस कल का बासी चावल ही बचा हुआ है। कहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे बहुत ही तेज से भूख लगी है, जो भी है मुझे दे दो, मैं उसी में अपना गुजारा कर लूंगा। बेटा, क्या बात है? मुझे तुम कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। कोई समस्या है तो मुझे बताओ। बाबा जी, आज से 15 दिन पहले हमारे खेत में मशरूम की फसल लहलहा रही थी कि पता नहीं कैसे उसमें आग लग गई और फिर सारी फसल जलकर राख हो गई, जिस कारण से हमारे पास पैसे का जो आने का साधन था बंद हो गया। धीरे धीरे अब हमारे पास अनाज भी खत्म हो रहा है। मैं हमेशा यही सोच में लगा रहता हूँ कि बिना पैसों के कैसे होगा हमारा गुजारा। बेटा, तुम्हें परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ आया हूँ, तुमने मुझे भोजन करवाया है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हारे खेत में फिर से हरियाली लौट आएगी। इतना कहने के बाद फिर साधु मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके हाथ में एक छोटा सा मशरूम आ जाता है। ये लो बेटा, इसे तुम अपने खेत में गाड़ देना, लेकिन याद रहे कि तुम्हें ऐसा करते हुए कोई देखे नहीं। अगर तुमने मेरे बताए तरीके से सब कुछ किया तो फिर कभी भी तुम्हारे खेत में मशरूम की कमी नहीं होगी। लेकिन एक और बात का ध्यान रहे, इसे तभी गाड़ना है जब गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हों। जी ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद साधु महाराज फिर हीरा के घर से चले जाते हैं और हीरा भी साधु के द्वारा दिए गए मशरूम को साधु के कहे मुताबिक अपने खेत में ले जाकर गाड़ देता है। और फिर दूसरे दिन हीरा के खेत में खूब सारे ताजे और मुलायम मशरूम उग जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इतने सारे ताजे ताजे और मुलायम मशरूम। अब मैं इन्हें फिर से बाजार में बेचकर अपना जीवन सुधारूंगा। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझ गरीब के लिए साधु महाराज के रूप में एक फरिश्ता भेजा था। रमा देखो, आज अपने खेत में कितने ताजे और मुलायम मशरूम उगाए हैं। अब जल्दी से मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ
और मैं फिर इन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता हूँ। अरे ये तो सच में बहुत ही सुंदर और ताजे ताजे मशरूम हैं। जी बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। मशरूम ले लो, ताजे ताजे और मुलायम मशरूम। अरे ये कैसे हो सकता है? आज इतने दिनों बाद हीरा कैसे अपनी दुकान लेकर आ गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी इसके खेत में मशरूम कैसे उगाए। हीरा की दुकान बाजार में फिर से देखकर बिरजू और विनोद दोनों फिर से दुखी हो जाते हैं। लेकिन करे तो करे भी क्या? अब हीरा बेखौफ होकर अपनी दुकान रोज ले जाता और शाम तक ढेर सारे पैसे कमाकर चला आता। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसे हो जाता है और अब हीरा और उसका परिवार बहुत ही खुश रहने लगा था।